डॉक्टर मंजूर अहमद के साथ हमने आज ये कन्वर्सेशन प्लान की। डॉक्टर मंजूर को आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, WTO, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत से इदारों को लीड कर चुके हैं। और वी फॉर्चुनेट टू हैव हिम ऑलवेज विद प्राइम फ्रॉम डे वन। ऑल्सो ही वॉज फॉर फ्यू ईयर्स ही वॉज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ प्राइम। तो डॉक्टर मंजूर के साथ मेरी जो पहली मुलाकात थी वो 2014 में गालिबन हुई थी। और आई थिंक जब ये प्राइम बन चुका था एज अ फ्री मार्केट या ओपन फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूट, एंड आई वाज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू फाइंड वन लीडिंग ब्यूरोक्रेट या टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। एंड उस वक्त से फिर हमारी ऑब्वियसली दोस्ती उन लाइंस पर रही। यू वर्कड ऑन डिफरेंट कैंपेन्स ओवर ईयर्स। लेकिन जो आज की जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है वो बेसिकली टैरिफ रिफॉर्म्स की डिस्कशन है। और टैरिफ रिफॉर्म्स जो अभी चूँकि जो परसों बजट अनाउंस हुआ उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमारी नज़र में ये जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुई हैं। टैरिफ रेट्स की बात हुई है, टैरिफ रैशनलाइजेशन की बात हुई है, इंपोर्ट को लिबरलाइज करने की बात हुई है, कंपेटिटिव इकोनॉमी की बात हुई। सो ये वो बातें हैं जो हम काफ़ी अरसे से हम लोग भी और बाकी थिंक टैंक्स भी करते रहे हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न वो गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से इतनी रिसेप्शन नहीं रही, लीडरशिप की तरफ से इन पर्टिकुलर। लेकिन आई थिंक आई एम सीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और ना सिर्फ रिस्पॉन्स आया बल्कि अब फैसला भी हो गया। तो ये जो प्रोसेस है रिफॉर्म का, टैरिफ रिफॉर्म्स का, बट इन जनरली एज अ थिंक टैंक मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग है कि प्रोसेस का जो आगाज़ कैसे हुआ। उस आई बीन प्रिविलेज, हम कभी मॉर्निंग वॉक भी इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो आई नो इट, बट आई वांटेड टू एक्चुअली शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम मीडिया, कि जो चेंज को रिफॉर्म का समझते हैं कि आई थॉट कि इसको फिर हम ऑर्गेनाइज इस तरह करें। आज की नशिस्त का बेसिकली पर्पस ये है कि एक तो हम टेक्निकल डिस्कशन भी करेंगे थोड़ी सी टैरिफ के ऊपर, लेकिन ये कि ये जो जर्नी है कि कैसे शुरू हुआ और उस जर्नी के में क्या प्रॉब्लम्स, क्या रेजिस्टेंस आई, क्योंकि डॉक्टर मंजूर हैज़ बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट जर्नी फॉर लास्ट 1 year in particular, but for many years on these discussions, but for last 1 year in particular. And he's also member of the tariff reform committee, which the Prime Minister set up last year. Prime Institute has been a small part of this whole exercise and discourse along with other think tanks like PITE. But I think the members who were present in the discussions on tariff reforms played much significant role. Because that's when that's decision making happen. क्या एविडेंस था, क्या डिस्कशन थी, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और जब मैं इसको आज की वो प्लान कर रहा था तो आई फर्स्ट थॉट कि कोई हम चाय रखते हैं, कोई डिनर रखते हैं, पर देन आई थॉट आई डोंट नो हु समवन गिव दिस आइडिया। हम पिज़्ज़ा हमने पिछले हफ्ते ऑर्डर किया था, तो आई थॉट दिस भी पिज़्ज़ा पार्टी है। और पिज़्ज़ा इसलिए कि पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होता है, तो इट्स वेरी हेल्दी। इसकी एक और रीज़न है कि जब हम ये करते हैं ना जो एंटी इम्पोर्ट, और ये हम बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं जी लग्जरी इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाएं, तो एक प्रोडक्ट जिसका हमेशा नाम लेते हैं वो है चीज़, चॉकलेट, चीज़, एंड के जी ये लग्जरी आइटम है, इनको तो बंद होना चाहिए। सो ये चीज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स भी मेंशन होती हैं। लेकिन मेरा गांव है जो गुजरांवाला में, वहाँ पर भी पिज़्ज़ा पहुँच चुका हुआ है, और ये जो हमने आज ब्रांड इस्तेमाल किया है पिज़्ज़ा को सर्व करने के लिए, पाकिस्तानी ब्रांड है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। इवन जो कोल्ड ड्रिंक्स हमने आज पेश की वो भी पाकिस्तानी। पॉइंट मेरा ये था कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा भी है, लेकिन जब चीज़ें ओपन करते हैं ना तो लोग सीखते हैं, अपनी कंज्यूमर हैबिट्स बनते हैं, फिर उससे लोकल वैल्यू चेन्स बनती हैं, खुद इंडस्ट्री डेवलप होती। तो आई थिंक ये इस वक्त पाकिस्तान का जो लोकल पिज़्ज़ा ब्रांड्स हैं वो अब उनका मार्केट शेयर ज़्यादा हो गया है,
इंटरनेशनल से, लेकिन ये तभी होता है ना जब आप चीज़ों को ओपन करते हैं. So I thought it will be a pizza party in celebration of tariff reform success. So while you all enjoy the pizza and Pakistani cold drinks, I would request Dr. Manzoor to provide us a context. We would like to start from your article, if you like, or not even. Thank you very much, Ali. I mean, I think थोड़ा सा चूंकि आपने कहा कि स्टोरी टाइप करना है तो वो लेट मी स्टार्ट a little bit earlier than that article. वो कुछ लोगों की हॉबी होती है ना, वो टिकट कलेक्टिंग है, कोई तो ये बर्ड वॉचिंग है. मेरा जो है ना ये टैरिफ खेलना. इट्स वेरी स्ट्रेंज. लेकिन वो जब मुझे नींद नहीं आती थी ना तो मैं ऐसे गए यार टैरिफ वो चैप्टर 1 है, एनिमल चैप्टर 2 फलाना फलाना फलाना. तो अबाउट मैं कोई 15-16 या जिस दिन बहुत नींद ना आए तो 37 तक पहुंचता हो तो नींद आ जाती है. तो दिस वाज माय शो रेसिपी. आई हैड ऑलवेज बीन कीन. तो ये था कि जब मैंने एफबीआर ज्वाइन किया तो मेरी पहली पोस्टिंग तो कराची में हुई. खैर मैं छुट्टी लेके चला गया, फिर वापस आया कराची. फिर वो था ऑटोमेशन वाला करता. लेकिन मेरी जैसे ही नेक्स्ट पोस्टिंग हुई एफबीआर में तो ये था वो 80s की बात थी, 82-3 की. तो उसमें हुई ये टैरिफ सेक्शन में. तो उस वक्त टाइमिंग बड़ा डिफरेंट था. टाइमिंग इस तरह था कि पाकिस्तान हालांकि कोई उस तरह का मसला नहीं था, लेकिन वैसे ही एक जनरल उस वक्त कई कंट्रीज जो ज़रा थोड़े वाइजर थे, जिस तरह ताइवान हो गया, जापान हो गया, इस तरह के कंट्रीज ने अपना ओपन अप शुरू कर दिया. उस वक्त हमें वो गुलाम साक होते थे और फजल रहमान खान और ये सारे, तो वो कहते थे यार वो लगता है 100 बिलियन कम हो जाएगा. अब वो 100 बिलियन बजाय अब लोगों को तंग करें, इनकम टैक्स वगैरह, ईजीएस्ट यही है कि कस्टम ड्यूटियाँ लगाओ और बढ़ा जी. अगर 50% उसको 70 कर दो, 70 को 100 कर दो, ये हुआ. और ये हमारा काम होता था. लेकिन उसको इतनी समझ नहीं थी कि यार ये अपना इस वक्त ग्रो अपनी ग्रोथ में हम रुकावट डाल रहे हैं सर. एनीवे फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया ब्रसेल्स. तो ब्रसेल्स में जो मेरा खास काम था वो यही था कि ये जो टैरिफ होता है उसका जो बेसिक सिस्टम है, व्हाट दे कॉल हार्मोनाइज सिस्टम, उन दिनों नया तो वो काम था कि इसको प्रमोट करना. इट्स अ बेसिस फॉर. तो आई ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड डूइंग वो सारा कुछ किया. तो जब 96 में मैं वापस आया तो अगेन एफईआर में आया तो वो बजट बन रहा था इसी तरह. लेकिन ये जब टाइम जरा डिफरेंट था. अब क्योंकि कोई 91 वगैरह में 90 के बाद नवाज शरीफ को आई थिंक सब उस वक्त आईएमएफ के पास इंडिया पाकिस्तान दोनों गए थे. तो आईएमएफ ने कहा कि ये जो आप है ना, बहुत दोनों कंट्रीज बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको कुछ खोलें, वरना ये हमारे एक इंस्टॉलमेंट देंगे फिर आप आएंगे फिर दूसरे आएंगे. तो इंडिया ने तो वो ये बात अपने पल्ले बांध ली मनमोहन सिंह ने. उनको बड़ी अपनी बेइज्जती लगी कि आईएमएफ इतनी कंडीशन लगाता है. उसने कहा जी कि 2 बिलियन 1.5 बिलियन चाहिए. उन्होंने कहा कि आपका सोना बहुत है, इसको हमारे जादू में रखे, इसको किला न ले आए, उससे तो ले आए और ये 1.5 बिलियन देगा. उनको लगा यार ये और ये भी है और साथ बहुत सारी जैसे हमें कंडीशन, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे. और वो इंडिया को ज़रा ज़्यादा तंग कर रहे थे कि तुम लोगों ने कब से ये वो हर चीज़ कि हम लोकल बनाएंगे और फलाना करेंगे और ये इस तरह चलता नहीं है. तो उन्होंने वही जो आईएमएफ ने उनको कहा, उन्होंने देन दे परसूड फॉर मेनी इयर्स स्टिल आगे चलते गए. पाकिस्तान में 91 वगैरह में शुरू, नवाज शरीफ में शुरू किया. ये हुआ तो 88 वगैरह से शुरू होता, लेकिन 91 से. लेकिन हमारे इंस्टेबिलिटी थी. पीपल पार्टी आ रही है, वो आ रही है, एक गवर्नमेंट थोड़ा आगे चल रही है, दूसरी नीचे ला रही है. लेकिन करते करते ये 98 वगैरह में वो न्यूक्लियर वो हो गया तो थोड़ा सा रोक दिया. फिर जब 2001-2 में आईएमएफ ने ज़रा डंडा किया कि भाई ये आपने कमिट किया था 25% मैक्सिमम टैरिफ ले आना और इसको भी. तो दैट वाज द टाइम कि मैं आ गया एज मेंबर कस्टम्स. और मेंबर कस्टम्स एफबीआर में यू आर द काइंड ऑफ हेड ऑफ कस्टम्स. सो वो किसी पूछता नहीं होता, पूरे का पूरा टैरिफ लिया और किसी और को पता भी नहीं होता. ड्यूटी इधर से की, उधर से की, फाना किया, वो सारा. और सिंस आई वाज ऑलरेडी वेरी लिबरल दिस थिंग,
तो मैंने कोशिश की टू द एक्सटेंट पॉसिबल जितना ये टैरिफ्स वगैरह नीचे ले आ सके ताकि इधर इकोनॉमी के देयर मे बी अदर रीजंस। हमेशा लोग कोई और रीजन तलाश करते होते हैं, लेकिन वो फलानी बात हुई थी या वो पैसे आ गए थे ये वो। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये था कि हमने इतने उस वक्त टैरिफ्स रिलेटिवली लो किए कि 2000 जब वो हम एक टिपिंग पॉइंट पहुंच गए ना 2001-2 में, तो हमारी एकदम से एक्सपोर्ट्स जो है ना अबाउट 14% एनुअली बढ़नी शुरू हो गई, हमारा रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। और बाय इन 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 द नेक्स्ट 5 इयर्स हमने अपने जो एक्सपोर्ट थी 10 बिलियन से 20 बिलियन कर दी। उससे पहले 5 से 10 हुई थी, 10 से 20 हुई। तो दिस वाज अ वेरी हेल्दी साइन कि यार ये टैरिफ्स कम किए हैं, बड़ा कुछ हुआ है। लेकिन समहाउ पता नहीं क्या ह्यूमन नेचर होती है कि लोग हमेशा कुछ उल्टा सोचते हैं। ये जब अच्छा वो गवर्नमेंट गई या पीपल पार्टी गवर्नमेंट, तो पहले उन्होंने कोई एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की थी, उसमें शौकत तरीन उसको हेड कर रहे थे। सो आई केम बैक फ्रॉम उस वक्त मैं जिनेवा में था। खैर आई रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, या आई वाज अबाउट टू रिटायर। तो मैं गया, उनसे मिला, मैंने कहा जी ये बड़ी मुश्किल से यार रिफॉर्म की थी, यहाँ तक पहुंची है। वैसे 2003 के बाद तो हमने कोई रिफॉर्म नहीं की है, लेकिन इस सारी को उल्टा ना कर दे, इसका बहुत नुकसान होगा। और उन्होंने कुछ डिस्कस किया, उन्होंने कहा यार आप उधर जिनेवा में रहते हैं, वहाँ अपनी चीज़ खाएं और चॉकलेट खाएं, मज़े करें, ये हमारी इकोनॉमी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये सारी चीज़ें हम बंद करेंगे। अच्छा, जब वो मिनिस्टर कहता है ना कि चीज़ और चौक और ये लक्ष्य है तो इनको बंद जाए, वो जो आगे जब FPR के पास आता है ना, वो मेंबर कहता है यार देखो, और तो वो उसके सेक्रेटरी को बोलता है, उसका वो करते करते उनको हर चीज़ लक्ष्य लगती है। इस टेबल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको लक्ष्य ना लगती हो। ये जो राइटिंग पेपर होता है, दिस इज द मोस्ट लक्ष्यूरियस, टॉप ड्यूटी, उसके बाद टॉप रेगुलेटरी ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी, फलाना फलाना फलाना, इस तरह। और दे नेवर रियलाइज कि वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाले आए हो जब 2000 कोई रिफॉर्म्स कर रहे थे, वो कहने लगे सर कि पहले हमसे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह अपने वो हमें ब्रोशर वगैरह टाइप हम प्रिंट कर, कहते हैं अब वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि पेपर पे प्रिंटिंग इंक पे इतनी ड्यूटी है कि स्टार्टिंग ही 52% से होता है। इसलिए लोग दे रादर गो टू दुबई, दे गो टू सिंगापुर और वेयर एवर दे गेट प्रिंटेड। बल्कि मैं याद है मैं ब्रसेल्स में होता है, मेरा एक दोस्त, उसको बड़ा शौक था ये किताबें, उसने कहा मैं पाकिस्तान हूँ, सारा बेच बटा के पाकिस्तान आ गया कि मैं यहाँ सेंटर बनाऊंगा, बुक्स पब्लिश करूंगा, और ये सारा सेंट्रल एशिया इधर उधर सारी उनको मुख्तलिफ लैंग्वेज में बजाऊंगा। वो कुछ दिन तो बेचारा लगा रहा कि वो पत्नी फलानी स्कीम में पेपर लिया और फलानी वो कुछ नहीं चला। आखिर उसने सारा को बंद किया और वापस गया, क्योंकि प्रिंटिंग वॉज ए वेरी डिफिकल्ट है। तो ये खैर इस तरह ये एक स्टोरी बताई आपको, लेकिन हर इंडस्ट्री की ये स्टोरी थी कि क्योंकि कोई भी चीज़ बनाते हैं, ये डायरी बनाते हैं तो इसमें एक पेपर लगता है, ऊपर ये हार्ड बोर्ड लगता है, फिर इसके कोई लाइनें लगती है, ये वो, तो कई चीज़ें तो ठीक है लोकल बन जाएंगी, लेकिन कई चीज़ें नहीं लगेंगी। तो लेकिन वो चीज़ अगर आप एक चीज़ बीच में गलत लगाते हैं तो वो उससे सारी चीज़ खराब हो जाती है। ये हमारी गाड़ियों की स्टोरी है कि हमने 80s में शुरू किया कि जी जब ये अब तो गाड़ियाँ 50 से बना रहे हैं, लेकिन ठीक है हम अपनी गाड़ी बनाएंगे, डिलीशन पॉलिसी होगी, हर चीज़ अपनी बनाएंगे और फिर हम कम्पिटिटिव होंगे, और शुरू हो गए। और उस चीज़ को जो भी मे भी अच्छी इंटेंशन होती है, लेकिन कुछ लोग उसको एज ए क्या कहते हैं फसाड ले लेते हैं। उन्होंने 2-3 कंपनियों ने कहा कि जी ठीक है हम इसको करेंगे, और हम इसको, कोई बाहर से कंपनी आती थी तो उनको कहते थे कि भाई आप 5 साल में आपको ये सारे इतने पुर्जे यहीं बनाने हैं। मर्सिडीज ने ट्राई किया, BMW ने, सबको जब उनको बताया गया अगर नहीं बनाओगे तो पिछली भी सारी पेनल्टी होगी, वो सारे छोड़ के भागे। वो 3 इंडस्ट्रीज ने वह पाकिस्तान को लगाए रखा आगे कि जी बस ये डिलीशन हो रही है, आज हमने ये बना दिया वो बना दिया। एक वो 2008 में आके ना करते करते उन्होंने एक बना दिया कस्टम जनरल ऑर्डर, ये चीज़ें हमने बना दी हैं, अब ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आ सकती ताकि और कोई ना आए, इनकी अपनी कोई थोड़ी बहुत बनती थी, लेकिन इस तरह ये चलता रहा। तो अच्छा सॉरी ये सारी तमीज़ थी, तो लेट मी गो फॉरवर्ड। तो पहले जब अली से मेरी मुलाकात हुई तो ये डिफरेंट आइडियाज़ कि किस तरह ओपन करनी है इकोनॉमी, तो मैंने कहा यार ये एक चीज़ है
let's work on it. And he was also, he realized कि trade opening करनी है, तो मैंने कहा जी अच्छा हम इस पे एक स्टडी करते हैं. अपनी एक यंग लेडी थी, उसने कहा ये आप इसके साथ मिलके तो स्टडी करेंगे ये. और हमने बड़ी अच्छी स्टडी करके पूरा साल लगाया मेरा ख्याल है, स्टडी करके दी गवर्नमेंट को. लेकिन जैसे होता है गवर्नमेंट ये प्राइवेट को पढ़ने लिखने का रवाज नहीं होता. वो किसी ने वैसे ही ऐसे करके ना वो जो है उसके बाद वो ख़त्म हो गई. सब्सिक्वेंटली मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, वो जब ख़त्म हो गई तो 2014-15 में IMF से इन्होंने कोई डील किया, तो IMF ने कहा ये लिबरलाइज करे इकोनॉमी. तो मुझे वो सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा कि सर अगर आप इसमें मेरी हेल्प करें तो हम किस तरह लिबरलाइज करें. मैंने कहा यार आपका जो मेन ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो कोई और चीज़ नहीं है, इट इज़ द कस्टम्स टैरिफ. क्योंकि पहले ज़माने में होता था आप लिस्ट बनाते थे, ये फलाना टाइड लिस्ट हो गया, ये बैंड हो गया, ये अब वो ख़त्म हो गया सारा. अब वो जो बैन है वो परमानेंटली बैन है, जिस तरह शराब है, जिस तरह सुअर है, जिस तरह चीज़ें, और वो बैन है. लेकिन बाकी चीज़ें जिनको आप डिस्करेज करना चाहते हैं उस पर हाई ड्यूटी रखते हैं, और जिनको इनकरेज करना चाहते हैं तो ये अगर टैरिफ फॉर्म से काम करते हैं. खैर उन दिनों मुझे वो उन्होंने साथ ये USAID वालों ने एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो उनको मैंने कन्विंस किया कि ये एक चीज़ है करने वाली. तो उन्होंने कहा अच्छा आप अपनी टीम ले आए. मैंने 1-2 बंदे हायर किए, उनको लगाया, उन्होंने सारा एनालिसिस वगैरह करके बड़ी अच्छी हमने एक वो पूरा टैरिफ बनाया. और वो ये जिस तरह से बदकिस्मती एक दिन उस सेक्रेटरी के, हालांकि हमने काम तकरीबन खत्म, उसने कहा मेरी तो अचानक ट्रांसफ़र हो गई है. तो इस तरह कहना जो कुछ काम हुआ ना उसको आप ले आए फटाफट कि मैं उसको साइन करके आगे कर दूँ. तो हमने वो मिनिस्टर को भी घेरा, खुरम दस्तगीर से उसको कहते, तो हम ले गए उसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में, उसको सारा समझाया प्रेजेंटेशन, वो बड़ा खुश हुआ. खैर तो हमने करके ना उसको FBR को भेजा. तो FBR ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है ये कहाँ से स्टडी आ गई, क्या आ गई, ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वील हैव टू थिंक अबाउट इट. लेकिन दूसरी बदकिस्मती ये हो कि जो नया सेक्रेटरी आया उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या हुआ, किसने किया, आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो सारा काम हुआ सारा किसी ने देखा तक नहीं, खत्म हो गया. देन लो एंड बिहोल्ड के 2019 में मुझे इनका, ये जब PTI गवर्नमेंट आती है तो इनका फ़ोन आता है रज़ाक दाऊद साहब का, बिकॉज 2001 वगैरह मैंने उनके साथ का, उसको भी कॉमर्स मिनिस्टर थे. तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते यार वही काम करते हैं, वही जो पहले टैरिफ किया था उसी तरह करते हैं सारा कुछ. हर मैंने कहा ओके I'll do it. लेकिन इस तरह की मैं कमेटी बनाता हूँ. क्या तुम चेयरमैन जो भी है जिनको प्राइवेट सेक्टर दो, ये कमेटी बना दी और इसको करो. उनको मैंने कहा जी ये हमें ये प्लान इस तरह करें कि सब चीज़ों के चलते हैं, जहाँ जहाँ को ख़राबी है उसको साथ साथ करते हैं. उन्होंने कहा नहीं, हमेशा पाकिस्तान में यही होता है कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं वो कहते नहीं पहले रॉ मटेरियल्स को ठीक कर दें, फिर उसके बाद ज़रा इंटरमीडिएट को देखेंगे, फिर वो देखेंगे. मैंने कहा जी सर ये आगे इस तरह चलना नहीं है, जैसे ही आप रॉ मटेरियल्स इनको दे देंगे उसके बाद उन्होंने कमेटी ख़त्म. उन्होंने कहा नहीं आई एम देयर, डोंट वरी. और यही हुआ, जब वो 6 महीने सारे रॉ मटेरियल्स उनको कोई 2000 टैरिफ लाइन्स उनको कर दी, उनको फ्री कर दिया, तो वो खुश हो गए. उन्होंने कहा जी बस जी आप कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है, कमेटी ख़त्म कर दी. एंड देन आई केप्ट राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स. तो जितने दोस्त यार यू डोंट गिव अप, यू डोंट गिव अप. मैंने कहा यार मेरा शुगल है, मेरा टैरिफ मैं वैसे ही कहता हूँ, तो मैं लिखता रहूँगा, कोई भी नहीं सुनता, ठीक है, अनफॉर्चुनेट. एंड देन ये पिछला जो बजट आया तो उसके बाद गोइंग ऑन हॉलीडे टू होंडा. तो ये काका नारायण के पास ऊपर पहुंचे तो उधर से फ़ोन आया कि जी वो ये PM साहब आपसे बात करेंगे. हमारे दोस्त यार भी जरा करते रहते हैं ना, ऐसे ही PM बात करेंगे यार मैं जरा रिलक्टेंट, लेकिन फिर भी मैंने देखा शबाशीम की आवाज़ है, रिस्पेक्टफुल. मैंने कहा जी अच्छा सर क्या 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 है. तो वो मैंने कहा पता नहीं कि इनको किस मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो मैंने कहा सर कर रहे हैं, कहना कि आप कहाँ पर है. मैंने कहा तो कहते कब आ सकते हैं. मैंने कहा ये भी तो मैं उधर जा रहा हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा और ये मैं तो 2-3 दिन लगा के. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाए, उसके बाद आप मुझे मिले. मैं कहा मुझे कुछ बताएं तो सही कि क्या मसला है. कहता नहीं आपका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है. तो मैंने कहा आई एम सॉरी इट्स वेरी क्रिटिकल, लेकिन ये है कि कुछ हो नहीं रहा था. तो मैंने बड़ा सा कहता नहीं आई डोंट माइंड दैट, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करे आप आए जरा डिस्कस करते.
मैं वापस आया, मैंने फ़ोन किया, मैं वापस आ गया। तो उन्होंने पीएम कहा, तो उन्होंने कहा जी उसको फौरी तौर पे आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कितनी देर लगेगी? मैंने कहा वो लगेगा, मैं फ्लावर में रहता हूँ, आधा घंटा 4 मिनट लगेगा, शेव शूव करूँ, कपड़े पहन के भागा गया। पीएम साहब बैठे हुए अभी कहने लगे कल कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये मतलब किया। खैर उनको मैंने बातचीत की सारा कुछ, तो कहने लगे अच्छा ये तो मेरा मुझे बड़ा अपीलिंग लगता है आपका ये कि भाई हम ये जो कुछ कर रहे थे इम्पोर्ट सब चीज़ें गलत कर रहे थे, और हम अगर इस तरफ मूव करें तो ये वो। तो लेकिन वो कहने लगे कि आप मेरी जो टीम होगी ना, इकोनॉमिक टीम, इसको कन्विंस कर लें। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नहीं रहो दो। उन्होंने कहा अच्छा 2-4 दिन लें आप, वो बनाएं प्रेजेंटेशन। तो वो उस मीटिंग में ये सारे मिनिस्टर, सारे सेक्रेटरीज और ये चेयरमैन एफपीआर हुआ, दूसरे तीसरे सारे डार साहब और ये सब थे। अब किसी को उसमें कुछ एतराज या सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनको कह रहा था कि ये जितने कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है, मैंने एग्जांपल शुरू से ताइवान, साउथ कोरिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जब चाइना ने 1980 में शुरू किया, वियतनाम 86 में, एक दिन उन लोगों ने बैठे, उन्होंने कहा यार हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, सारी कुछ चीज़ें स्मगलिंग से आती हैं, ना हमारा ट्रेड है ना कुछ है, तो क्या करें। तो इस तरह मैंने उनको सारी एग्जांपल बताई, सारा कुछ किया, और फिर ये 91 वगैरह की बात की। लेकिन मैंने कहा हमारे यहाँ ये 2002 के बाद ये सारा ख़त्म हो गया, और 2008 के बाद ये सारा ये रिवर्स होना शुरू हो गया। अब वो एक दो मिनिस्टर से जो ओल्ड टाइमर्स, उनको और तो कोई बात एज सच उस प्रपोजल में ख़राब नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा जी बात यह है कि अभी तो हमने IMF से इन द प्रोसेस है, साइन कर रहे हैं, और अगर आप अभी से सारा छेड़छाड़ शुरू कर देंगे तो हमारा ये प्रोग्राम खत्म। खैर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं नहीं वो एक लादा है, ये लादा है, लेकिन ना बाद में समझाया कि जी ये ठीक नहीं है तरीका। कोई 2-3 बंदे प्राइम मिनिस्टर के, जी कोई बंदा बाहर से आए और आप डायरेक्टली उसको डिटेन करके और सारी पॉलिसी बना दी, तो किसी तरीके से रोक दी। लेकिन वो ये कि उसके बाद उसने कहा, पीएम ने कहा कि अच्छा एक कमेटी बनाते हैं। वो मेरा प्रपोजल था उसमें कि कमेटी बनाए कॉमर्स मिनिस्टर। तो कॉमर्स मिनिस्टर ने मुझे कहा कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे ये इतना निटी-ग्रिटी, तो आप ही चेयरमैन बन जाए कमेटी का। कमेटी तो है, मैं वो जिस मिनिस्टर दूसरे मैं ही चेयर करूँगा नॉमिनली, लेकिन ये है कि बाकी आप चेयर बन जाए सारे उसके। तो वो हमने आगे उसकी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट पीएम हाउस को गई और वो गायब हो गई, पता ही नहीं चला वो रिपोर्ट किधर गई। वो अच्छा वो कहने लगे कॉमर्स वाले केस में 1-2 प्रपोजल थे किस तरह, अच्छा वो गायब हो गई जी। गायब हो गई तो इतने में अच्छा ये कॉमर्स का जिनको ये 2019 में, बल्कि मैंने उर्दाक था उस जमाने में लगा, मैंने कहा ये एफबीआर से कभी ये काम नहीं होगा, ये आप कॉमर्स में चेंज हुए हैं। और मैं उनको समरी बना के व्हाई इट शुड बी विद कॉमर्स, तो वो कॉमर्स में आ गया था सारा काम। लेकिन एफबीआर ने ये किया, अपने 2-3 बंदे जो है ना ट्रेड उस वाले कस्टम वाले जो बड़े प्रोटेक्शन टाइप थे, उनको वहाँ लगा दिए कॉमर्स में, उन्हीं को पास ये सारा कुछ आ गया। अच्छा तो वो और रिपोर्ट ख़त्म हो गई। तो उसके बाद कॉमर्स ने अपनी एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी पिछली जो 2025 वाली जो एंड हो रही थी, तो वो उसको रिन्यू वो ले गए प्राइम मिनिस्टर के पास। तो मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन उसमें कोई 1-2 बंदे बैठे थे। प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्टर एजाज नबी, उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और वर्ल्ड बैंक वगैरह से और काफ़ी अच्छा वाइज बंदा। तो उसने कहा जी ये तो बड़ी कि ये कह रहे हैं कि 2030 तक ये होगी पॉलिसी, और 2030 के बाद भी इनका जो मैक्सिमम टैरिफ है वो यही होगा 20%, प्लस रेगुलेटरी ड्यूटी भी कहते हैं हम नहीं हटाएंगे, वो अभी 90% तक तो ये हो गई। तो ये क्या रिफॉर्म होगी, तो उन्होंने वापस की, और उसमें उन्होंने फिर वो पीएम ने कहा अच्छा उसको भी बुलाएं उनमें। फिर हम डिस्कशंस करते रहे, कॉमर्स में करते रहे, लेकिन at a certain stage we realized कि it's just a waste of time and no need hitting your head against the wall। हमने कहा जी बस हम नहीं आ रहे। नादिया भी आई थी उस मीटिंग में। तो वो जब हमने वो छोड़ दिया, नहीं उनको कहा कि हम रिजाइन कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। फिर वो मेरे ख्याल पीएम ने आज चीमा को कहा कि नहीं अब आप चेयर करेंगे इनको। सो हम आज चीमा के पास 2-4 मीटिंग्स की, कॉमर्स अपना व्यू बताता था, हम अपना बताते थे। फाइनली we on some places we could
closed out some barriers, लेकिन overall ये है कि 2 proposals बने, वो पीएम के पास गए। सो जब उनका कोई कंप्यूटर वो क्या कहते हैं जी टैब जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एनालिसिस वो होता है, कोई सिमुलेशंस करते हैं कंप्यूटर, वर्ल्ड बैंक से करवाया और कॉमर्स से अपने भी किया। तो जब पता ये चला कि जो आप लोग कह रहे थे कि ये ज़रा थोड़ा एम्बिशियस करें, उसका ये था कि उसमें एक्सपोर्ट्स भी कुछ 14% बढ़ रही थी, उसमें रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो रही थी। सारे जितने इंडिकेटर्स है वो जो एनालिसिस करते हैं ना, उसमें इस तरह का है कि अगर ये चीज़ चेंज हो जाए, अगर टैरिफ चेंज हो तो क्या होगा, या फ़लानी चीज़ चेंज हो, तो सारा वो एनालिसिस में। और जब पीएम ने देखा इत्तेफाक, तो उसने कहा कि ये जो हमारा जो था ना, जो पीएम हाउस के थ्रू ये सारा भाई, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, इस पे आप करें। तो ऑब्वियसली जो मेन मिनिस्ट्री थी, दे वर वेरी अपसेट, लेकिन एनीवे सो द पीएम हैड सेड इट। तो ये उसके बेसिस पे ये टैरिफ रिफॉर्म्स एग्री हुई। इसके अब मैं आता हूँ थोड़ा सा सैलेंट फीचर्स पे, क्योंकि मे बी क्वेश्चन आंसर ही होगा। इसमें उन्होंने कहा कि जी एक सॉरी मैं जी आप टेक्निकल इसके ऊपर जाएंगे। ये जर्नी पार्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इससे पहले कि हम उस पे जाएं, तो ये हम इस पे बात ज़्यादा करेंगे। लेकिन जर्नी से मुतल्लिक अगर आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहें, तो ये जो प्रोसेस है अभी आप उसमें ना जाएं, लेकिन जर्नी से मुतल्लिक इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो एक इसमें बल्कि मैं डॉक्टर नादिया ताहिर को कोट करना चाहूँगा, क्योंकि प्राइम इंस्टीट्यूट की एक स्टडी थी जो डॉक्टर नादिया ने जो बाद में पब्लिश की, मतलब प्राइम ने पब्लिश की, डॉक्टर नादिया इसकी मेन ऑथर थी। जो बेसिकली उस स्टडी का समरी ये थी कि जो 2019 से 24 की जो टैरिफ पॉलिसी आई, वो भी रिफॉर्म नहीं ला सकी, और वो एक तरह से रेवेन्यू टूल ही बनी रही। वो जो डिस्टॉर्शंस थी कस्टम टैरिफ में, वो मौजूद रहीं। तो इस तरह की चीज़ों को हम अपने डिस्कोर्स के ज़रिए पुश करते रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उस तरह लीडरशिप लेवल तक नहीं गई। सो एनीथिंग अबाउट जर्नी इटसेल्फ, प्लीज वजीहा and Jawad. Did you deal with those frustrations? I mean, you would put your heart and soul in a reform. Yeah. You put your heart and soul in a reform. Yes. And then it would see or go where it has to go. And then again, after a while, you start from zero. So, how did you deal with that? This, I can carry however you want to place it. And then when you will start again, what broke you? वो बात ये थी कि मैं भी रिटायर्ड या सेमी रिटायर्ड बंदा है। Nothing else, nothing like except to push tariff वो and play golf. एक बड़ा अच्छा फ्रेंच फिलोसफर भी था, उसको नोबेल प्राइज, ही वाज द यंगेस्ट, एल्बर्ट कैमू। अच्छा, उसकी 2-3 छोटी-छोटी किताबें पढ़े, आपको बड़ा ही मजा आएगा। एक उसके मिथ ऑफ सिसिफस, उसमें ये है कि वो उसको गॉड उस बंदे को पनिश करते हैं कि भाई ये बड़ा हैवी जैसा एक स्टोन होता है, वो रोल करके ऊपर लेके जाता है और वो ऊपर से नीचे आता है। तो वो जो है ना, वो कहता है कि he knows कि ये होगा, लेकिन enjoys that। वो बड़ी अच्छी फिलोसफी है उसकी, फिलोसफी ऑफ व्हाटएवर एब्सर्डिज्म और समथिंग। तो आई एंजॉयड दैट। वो ऊपर जाता था ये नीचे गिरता था। तो ये था था जी। आपकी जो एफर्ट है वो पूरी कमेंडेबल है, और थैंक यू, अंदर भी आ रहा है। लेकिन द क्वेश्चन दैट आई हैव कि हमारे यहाँ हर चीज बड़ी क्योटिक है। एक कहीं पे नॉन प्योर बैरियर्स बहुत सारे हैं, जिनमें पॉलिटिक सेल्फ आपकी, दूसरी साइड भी ये एस्टारो और दाल है, जिसके अंदर तरह तरह के एस्टारो। तो आप जी सारी चीजों का ट्रैक कैसे आपने रखा? How do you bring them together? बस वो जिस तरह आप खुद राइटर भी हैं और आप वो क्या एंकर हैं, तो आप जाते हैं तो बंदा सामने आता है, आप उस पर कोई ना कोई सवाल शुरू कर देते हैं। और एकदम मुझे बता रहे थे कि वो अखबार वाले का है, तो मैंने उधर ही पार्किंग में पार्क की, तो लिख के भेज दिया। तो वो अपना अपना एक फील्ड होता है। मेरा दिस वाज माय फील्ड, सो आई हैड सम आइडियाज कि अच्छा ये सर उसकी बात कर रहे हैं ना। और जब वो मैं खुद मेंबर था, तो मैं देखा कि यार ये 250 के करीब ये कितने सालों से, तो
कोई 120 के करीब तो मैंने पहले साल ख़त्म किए, फिर उसके बाद 60 किए, लेकिन उसके बाद मैं जिनेवा चला गया। तो मेरा ख्याल था कि अगले 2-3 सालों में ये ख़त्म हो, वो करते करते वो वापस उसारे आ गए, फिर IMF ने कहा SROs ख़त्म करे, तो उन्होंने कहा अच्छा ख़त्म करते हैं। वो क्या किया, एक और नाम दिया शेड्यूल 6, वो सारे वो SRO वापस आ गए, करके उधर डाल दिए, SRO ख़त्म हो गई जी। डार साहब ने भी साहब जी मुबारक सलामत SRO ख़त्म हो गए। वो एग्जैक्टली वही वर्डिंग कि अगर फलाने से आप सर्टिफिकेट लेंगे और फलाना बंदा होगा, उसके बाप का नाम ये होगा, तो उसको ये कंसेशन है, वो उसी तरह का ये शेड्यूल 6 से आ गई। तो यही चीज़ें थी। अच्छा चलें जवाब। जी सब मेरा जो मेन सवाल ये है कि अली की प्राइम में हम भी हाउसिंग पॉलिसी में ये कई ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि टू ब्रेक थ्रू, ये ब्रेक थ्रू में आपको कुछ लगा है कि ये इंग्रेडिएंट्स प्ले को सब में आया है कि या मतलब कि इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो आई डोंट थिंक दिस रॉन्ग, या तुक्का लग गया मतलब कि अगर क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की मुझे पता है जब कमेटी बनती है तो फिर मैं आता हूँ ये पता है ये कि डाल रहे हैं, बट यू फाउंड इट डिफरेंट। तो इज देयर समथिंग यू लर्न फ्रॉम दिस एंड से कि यार इसमें से इवन समथिंग एज सिंपल एज बी अंडरमाइन, आपने आर्टिकल लिख के छोड़ दिया, सहने उतनी सी लिखते हैं 2 आर्टिकल जो फंसते हो जाते हैं, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट दैट वी नीड टू बी लर्निंग फ्रॉम? वो ये था, ये आर्टिकल तो मैं रूटीन में लिखता रहता था ना, एवरी सेकंड वीक और समथिंग, कभी इनके साथ भी मिल, कभी ये तरह ये आर्टिकल तो लिखता रहता था। लेकिन हुआ ये कि प्राइमरीली बिकॉज आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को किसी ने वो आर्टिकल दिया, और मेरा वो आर्टिकल ये था कि आपने जो पिछला बजट आया, मैंने कहा एक्सपोर्ट्स हमारे के पहले ही सत्या हाल है, और आपने जो ये अभी किया है और इससे तो और ये और दूसरा मैंने लिखा है कि PML अपना रिकॉर्ड देखे पीछे कि द डे दे टुक ओवर एक्सपोर्ट्स कितनी थी। मैंने कहा बाकी चीज़ों में कई चीज़ों में उनने इकोनॉमी अच्छी की है, लेकिन एज फार एज आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स, और जिस टाइम छोड़ा वो नीचे गई। और इस तरह की 2-4 बातें लिखी, तो वो PM को अपील की, और आई मीन दैट वाज वन बिग इंग्रेडिएंट। लेकिन ये है कि इवन दैट कुडंट हैव वर्कड। आई थिंक वो आखिर में मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एक प्रोफेसर डर्कन आए थे इधर, कोई वर्ल्ड बैंक का सेमिनार था, तो उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट वगैरह की बात की, और किसी ने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हो गए हैं और ये वो। जब पिछला बजट आया तो मैंने उसका कहीं इंटरनेट से उसका ईमेल देख के तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल था कि आप आए हैं एडवाइजर, तो कुछ पाकिस्तान का बेहतरी होगी, इस साल तो सत्यानाश हो गया होता। तो ये क्या, उसमें मुझे लिखा कि मैं अभी आया लेकिन मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, सच्ची बात है मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन फिर थोड़ी बहुत कॉरस्पॉन्डेंस हुई, तो मैंने उनको बताया कि यार ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो एक्सपोर्ट से स्टक हैं, इंडिया भी कहाँ चला गया, अफगानिस्तान के भी, नेपाल के भी, सारी दुनिया के हमारी वो एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स का जो मेन ट्रेड हमारा, ये मैं नहीं कह रहा, और WTO जब हमारी ट्रेड पॉलिसी एनालिसिस करती है ना, वो कहती है पाकिस्तान मेन ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, कुछ और नहीं है, वो कहते हैं ये है कस्टम टैरिफ है। तो इसको मैंने कहा जब तक ठीक नहीं करेंगे तो सो आई गॉट डॉक्टर ये जो स्टीफन डॉक्टर प्रोफेसर, उसकी एक तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से थी। So, you know, there was, if I wanted to say something to PM, तो उसको कह दिया तो वो ऊपर आ जाती थी। फिर इस तरह के कोई वो कोलेशन बनाए। दूसरा मैंने कहा ये एज एन इंडिविजुअल बड़ा मुश्किल काम है। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया, ये FCDO वालों ने, कि यार हमने ये इसके तो ये ट्रेड जो कंपोनेंट था वो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कर रहा था, उससे ले लिया गया, और हमें कोई ट्रेड का बंदा नहीं मिलता। तो मेरा क्या यार मैं तो नौकरियाँ शौकरियाँ करके बहुत थक गया, अब नौकरी शौकरी नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं आप इस तरह करें, आपकी जब मर्जी है, आए ना आए, आप अपने घर से काम करें, हमें आके तो कोई एडवाइस कर दिया करें, यू नो। एंड सो वी एग्रीड। मैंने कहा अच्छा मैं थोड़े से आवर्स आपको दूंगा, एंड दैट गेव मी ए प्लेटफॉर्म कि उसके थ्रू, बिकॉज उनके वर्किंग कमिटीज थी विद द मिनिस्ट्रीज, द सेक्रेटरीज, फाइनेंस मिनिस्टर इज द ओवरऑल चेयर, तो उधर से फिर ये, लेकिन उन्होंने उसके थ्रू भी कॉमर्स से लिख के दे दिया कि बाकी आप ठीक है हमारे अफ्रीका में हमारे मिल्क के लिए मार्केट ढूंढ लें, कोई इस तरह यूजलेस काम हमारे से लगा सकते। लेकिन टैरिफ को लिखा कि इसको आप नहीं छेड़ेंगे, इसको ये हम खुद करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये
वो होता है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे ना कहा कि ये टेरेस को नहीं छेड़ेंगे। तो ये फिर ये जो है ना वो उधर से नहीं छेड़ा, फिर हमने टीएम हाउस से ये सारा करवा के ये किया। जी मोइन। जी मोइन जी मेरा प्रश्न ये है कि अब तो ये सीमेंट ग्रेड चीना मार्टेला एंड रेड बर्ग but the worry is कि भी इसको प्रिजर्व कैसे रखते हैं और इसको going forward to make it happen, जो प्लान है वो जो कभी भी प्लान है to make it happen and defend it, क्योंकि ऐसा ये तो अगर सोचें कि जी इस पे अटैक नहीं होगा तो आई थिंक इट्स foolish to think कि नहीं होगा, मुख्तलिफ तरीकों से होगा। ठीक। how to get ready to defend, how to defend कौन allies हैं and how to make sure it happen, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, ठीक है, दफा हो के फिर रिवर्स हुआ है, ठीक है, how to make sure वो ना हो। हाँ तो ये अभी जब ये अप्रूवल हुआ कि ये सब होगा तो उसके बाद जब पीएम के पास गया और ये कि ये हम करेंगे, ये यू नो दिस थिंग वाज एग्रीड, तो फिर उसके साथ ही एक डिसीजन उसी वक्त ले ली गई कि जी इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होगी जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद हेड करेगा और उसके ये मेंबर्स होंगे, उसमें रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, मैं हूँ एजाज नबी है और मैं खरूबीद है, हम 3 बार के हैं, बाकी मिनिस्टर्स और ये सेक्रेटरीज वगैरह। एक तो ये हुआ, दूसरा हमने ओवर टाइम हमने काफ़ी सारी एलाइज बना लिए। फॉर एग्जांपल जो हमें सबसे ज़्यादा अपोजिशन पिछले साल दी वो एफपीआर ने दी कि जी हमारा ये तबाही हो जाएगी, तो हमारा रेवेन्यू गया, तो फाना गया, तो कोई आइटम हम छेड़ते थे ना, कहते ये हो इसमें तो 50 मिलियन का हो गया, ज़्यादा झूठ, लेकिन ये क्या सो जो वो आईटीए कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, वो कहते थे जी अगर आपने कंप्यूटर्स वगैरह फ्री कर दिया ना तो कितने बिलियन का, मैं कहते बिलियन का कंप्यूटर्स नहीं आते, कहाँ से बिलियन का लॉस दिखा। अच्छा वो फिर हमने कहा तय तक पहुंचते हो कहाँ से लॉस है, तो उधर से मैंने शुरू किया, उन्होंने कहा जी चेयरमैन के पास गया, कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मेंबर गया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, चीफ ने कहा, चीफ ने सेकंड से उसने कहा जी वो कराची में कस्टम्स अप्रेजर उसने किया। मैंने कहा यार पहले तो आपसे सब लोगों को शर्म है कि आपसे ऊपर तक प्राइम मिनिस्टर तक ये भेजा सारा। और दूसरी एक बड़ी उसमें हमें एक इंटरेस्टिंग हुई बिकॉज अली वाज फुली इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्सरसाइज ऑफ प्राइम, कि हम कह रहे थे कि पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये एग्रीमेंट है ये ज्वाइन करे, क्योंकि एक क्लब बनी हुई है इंटरनेशनल जिसमें ये इस तरह के सारे लोग हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं आगे कैसे। उसकी एक ही कंडीशन है कि आप ये आईटी की जो चीज़ें इन पे ड्यूटियाँ वगैरह और यू बिकम मेंबर। तो जब ये मैं उस वक्त एफबीआर में था तो उस वक्त सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने कैसे खप डाली, उसने कहा जी कि अभी आप इसको क्या कहते हैं डी फैक्टो कर ले, आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें, सारे ज़ीरो कर दें, ये कंप्यूटर्स वगैरह को सबको ज़ीरो कर दें, लेकिन यह कि इसको इंटरनेशनली कमिट ना करें ताकि कल हमारे यहाँ को कंप्यूटर। अच्छा उन्होंने उस वक्त क्या एक्सक्यूज़ दी कि हमारे पास ये कारीपुर में टेलीफोन की इंडस्ट्री है और स्ट्रगलिंग है, और अगर हमने ये और वो ये सारी आईटी की चीज़ें बनाती है और वो ख़त्म हो जाएगी, वो वैसे ही ख़त्म होगी, वो थी नहीं, बंद पड़ी, देखिए बंद पड़ी हुई थी, आज भी बंद पड़ी हुई है, लेकिन उसके चक्कर में उन्होंने नहीं कर दिया। फिर हमने कई दफ़ा ये, और अली मरहा मलेशिया गया तो एक दफ़ा पता चला इनको कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया, हो गई है जी, और फिर खैर वो पहली दफ़ा उन्होंने फिर उसको अनडू कर दिया था, लेकिन दोबारा फिर एक कमेटी बनी थी सेक्रेटरी कॉमर्स, आई वाज आल्सो मेंबर, दोबारा गई थी तो उन्होंने कहा कि ये रेवेन्यू शेवन्यू थोड़ा है, लेकिन कंट्री का ज़्यादा फ़ायदा है अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको करने दे। वो प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफ़ा उनको ओवररूल किया और कहा कि ये अब भेज दो उसको कैबिनेट को, और ये बस हो गया। तो मैंने कहा जी मैं इनको भी लिखा था, मेरा ख्याल है कि तैयारी पकड़ो यार ये हो गया, हाउ वुड बी रिफ्लेक्ट दिस, ये मैं कहा यार लिखा मैं इनसाइडर, कुछ भी नहीं हुआ जब तक ये कुछ डिसीजन नहीं हुआ। ये खैर बैड लक कि इन द मेन टाइम वो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी, इनको मौका लग गया ना, वो फाइल भी फाड़ के फेंक दी तो वो आज तक नहीं हुई उसके बाद। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट है। अभी भी जब ये हुए हैं, जब उसके बाद भी मीटिंग्स हुई हैं, तो कुछ मिनिस्ट्रियों ने, कुछ मिनिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा जी वो तो हम किस तरह अपने उनको बताए जाके, वो लोग तो वो सारी इंडस्ट्री में हो जाएगा, फन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हमने हर लॉजिक का जवाब दिया कि भाई आप
आप अगर देखें मतलब हमारे पास बैठी एप्टमा से सारा टिका सारा बताएगी कि अगर आप कोई एक चीज ना, जिस तरह ये पोलिएस्टर का या सिंथेटिक्स का है, तो अगर आप उस पर ड्यूटी ज्यादा कर देते हैं ना, तो आप वो चीज महंगी हो जाती है। अब पाकिस्तान दुनिया सारी जो है ना, वो पहले कॉटन की चीजें बनाती थी, अब ऐसे ऐसे दे मूव्ड ऑन टू सिंथेटिक। पहले होता था 70% कॉटन एंड 20% 30% सिंथेटिक्स। अब वो अदर वे अराउंड हो गया कि स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह, अब वो कोई उस तरह के प्योर कॉटन पहनता नहीं है, कौन स्टार्च लगाए और क्या कुछ करे। अब वो 70-80% वो है। पाकिस्तान उसी तरह कॉटन पड़ा हुआ है। इसकी वजह से हम वी आर द चीपेस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। कोई चीज अगर हम उसमें थोड़ा सिंथेटिक डालें तो कीमत डबल हो जाए। अगर हमारी 15 बिलियन की एक्सपोर्ट है ना, वो 30 बिलियन की हो जाए। लेकिन उस एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने हजारों इंडस्ट्रियों को हमने वो किया हुआ है। और वो इंडस्ट्री वाला भी मेरा कोरियन था, वो भी चला गया और लोटे वाला बेच के सारा कुछ, लेकिन बस वो लगे हुए हैं उन्हें। तो जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था हमें 5 साल की प्रोडक्शन चाहिए 95 में, अब 25 हो गई है। हर दफा कहते हैं 5 साल। इसी तरह गाड़ियों वाले कहते हैं 5 साल और। उनको पता है 5 साल बाद आगे किसी ने रहना इस तरह। तो पता नहीं कहाँ से बात शुरू थी। अगला क्वेश्चन क्या था मुहिम? यही था, See how to defend or हाँ ये पॉलिशियन बिल्डिंग है, पॉलिशियन बिल्डिंग है। और दूसरा वी गॉट दीज इस दफा बड़े पक्के पक्के TORs बनवाए हैं। और ये कमेटी भी इसी तरह की बनवाई है कि जो कि और ये कमेटी 5 साल के लिए बनाई है। पहले तो ये मैं पिछले 2-3 साल से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ 3-4-5 कमेटियां बना दी। मैं हर कमेटी में था, किसी का चेयर था कि कुछ था। वो फिर कमेटी पता नहीं चलता किसे जाती है। लेकिन ये वाली कमेटी जो है ना, दे से इट्स 5 year और headed by the न्यू थिंग, हाँ। कमेटीज का इतना शॉर्ट वो नहीं होता। तो हम ये जर्नी का एक हमने कर लिया एक्सपीरियंस। हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जो कि अब जो सेकंड एंड लास्ट पार्ट है वो है इसकी टैरिफ रिफॉर्म्स हैं क्या, हैं क्या? और तो उसके बारे में। तो एक तो you all would know कि टैरिफ इज लाइक कस्टम्स ड्यूटी है। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि वो अपना कबट किया होता है IMF के साथ भी कि हमारा जो मैक्सिमम टैरिफ है 20% हो गया। अब इन्होंने उसको क्या, दुनिया बाकी क्या करती है कि ये जब नेगोशिएट होते हैं तो एक उसको WTO को इन्फॉर्म कर देते हैं हमारा बाउंड रेट ये। पाकिस्तान ने पहले तो ये किया कि बाउंड रेट देते ही नहीं थे। बाउंड रेट किया तो वो ऐसे किया कि अगर इस पे हमारा नॉर्मल 20% ड्यूटी है ना, उन्होंने कहा जी उस पर 50 और लगा के हमारा 70% हो। तो WTO को हमने सारे इस तरह करके, वो उस वक्त में अदर था बड़ा, मैंने जो चीज़ें यार हमारे हाथ में एक स्पेस होगी, हम इसको वो मैंने कहा स्पेस मिस यूज होगी। लेकिन अच्छा एक तो ये है। और हमारे इसका मतलब बाइंड करने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया बाइंड इसलिए करती है ताकि किसी इन्वेस्टर को पता चले कि ये इनका रेट है, इस पे मैं अपनी कैलकुलेशन करूं, इंडस्ट्री लगाऊं ना लगाऊं। अब हमारा अच्छा हमारा मैं बात कर रहा था, वो टैरिफ तो हो गया 20%। इन्होंने कहा जी ये एक रेगुलेटरी ड्यूटी है, ये तो कस्टम ड्यूटी नहीं है, ये टैरिफ ही है। भाई कुछ भी कहिए, नाम आपने चेंज कर दिया वो है। और पहले होता था कभी कभार कोई रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दो तो टेम्पररी को किसी मसले का हल करने के लिए, और उसकी लिमिट होती थी अंडर द लॉ 1 साल। वो उन्होंने वो लॉ में चेंज करके वो लिमिट भी खत्म कर दी। और वो जो रेगुलेटरी ड्यूटी हर साल बढ़ाते गए, अब वो 80, 90, 70% इस तरह से एक तो वो लगाए। फिर 2014 में ये 200 को 3 पार्टी गवर्नमेंट ने किया। 2014 में जब डार साहब आए तो उन्होंने कहा यार कुछ और करना चाहिए। उन्होंने कहा सर वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी, ये दुनिया में कहीं नाम नहीं होते। इन्होंने फिर शुरू किया, अच्छा जी 1% लगा देते हैं क्रॉस सपोर्ट, क्या फर्क पड़ता है। वो 1 क्रॉस लगा दी, अगले साल वो यार कम पड़ गया, 40 बिलियन कम है, अच्छा जी उसको 2% कर देते हैं, वो 3% कर देते हैं, वो करते करते 7% हर चीज पे वो लगा दी। तो नॉट ओनली वी हैड कस्टम ड्यूटी, वी हैड दिस एंड दैट। और फिर ये भी करते हैं कि हम इंपोर्ट्स पे हम उसको कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। और वो उसका कोई सेंस नहीं है वहाँ कर। वो बंदा जो इम्पोर्टर होता है वो इसको पास ऑन कर देता है कस्टम ड्यूटी, वो अपने क्लाइंट को पास ऑन कर देता है, अपनी जेब से कुछ नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पहला तो ये किया कि हमने कहा ये जितनी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं और ये एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ है, ये तकरीबन हम सारी ख़त्म कर रहे हैं। ऑलरेडी इस ईयर हम जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं और लोअर जिस पे लोअर ड्यूटी थी उन पे जितनी रेगुलेटरी ड्यूटी थी और ये थी, ये तकरीबन ये सारी ख़त्म कर रहे हैं। और कुछ इस तरह लेकिन है हमारे पास 5 years टू डू दिस। लेकिन
गवर्नमेंट की सपोर्ट थी कि यार रॉ मटेरियल्स वगैरह भी तो ख़त्म कर दो, जो इनपुट कंपोनेंट्स वगैरह, तो वो इस साल ख़त्म कर रहे हैं। तो आगे चलते हुए फिर हमने ये टैरिफ्स जो है मैक्सिमम इस वक्त गाड़ियों पे कुछ 80-90% है, किस पे पार्ट्स पे 35% इस तरह। तो वो टैरिफ जितने भी हैं वो हम कम करते करते 15% मैक्सिमम होगा, इसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। अभी तो बहुत सारों के एक्सेप्शन इंक्लूडिंग ऑटोज, इंक्लूडिंग ऑटो, इंक्लूडिंग ऑटोस एवरीथिंग 15%। अच्छा ये पैरा टैरिफ जो है रेगुलेटरी और वो ख़त्म हो गया, ये हो गया। तीसरी जो बात थी कि वो मैं पहले भी कह रहा था, जो SROs वो हमने एक 6 शेड्यूल बनाए हुए हैं। वो देखे तो बस वो अजीब ही चीज़ है कि जी अगर आप EDB से सर्टिफिकेट ले लें, इनपुट का सर्टिफिकेट, आउटपुट का, और वो सारा बिग करप्शन डन, मतलब वो उसका आपको ये जितने बड़े बड़े हैं वो ये करते हैं, खूब दबा के रॉबरी मंगाते हैं, आधा मार्केट में बेचते हैं। जो सबसे नुकसान किसका होता है, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, क्योंकि वो खुद तो मंगाते नहीं है, वो मार्केट से लेते हैं। ये उसमें ड्यूटी का एलिमेंट लगा के मार्केट में बेच देते हैं, तो इसलिए हमारी SMEs बेचारी स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो ये जो स्केड्यूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ख़त्म करें, ताकि अभी स्केड्यूल 6। और मैं आपको ये दूसरी बात बताऊँ, उसकी जो कॉस्ट IMF कहते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करें। हम टोटल 1100 बिलियन इस साल हमने पिछले साल कलेक्ट किया कस्टम ड्यूटी, और उसकी कॉस्ट थी 550 बिलियन। ये स्केड्यूल की जो ड्यूटी फोरगॉन तकरीबन 50% है। अच्छा, एक और बात है कि हमने देखा है कि ये जितना भी हम जोर लगाएं, जितनी एजेंसियां लगाएं, जो कुछ करें, जब एक ड्यूटीज और टैक्सेस एक सर्टेन लिमिट से जाते हैं ना ऊपर, और लोग कुछ भी करते हैं ना, वो स्मगल होती है सारी चीज़ें ना। अभी कोई एस्टिमेट है रफ जैसा कि 6-7 बिलियन की चीज़ें स्मगल होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वन बिग एलिमेंट जो ब्लैक इकोनॉमी का वो ये है कि ये कस्टम से शुरू होते हैं उधर से, फिर उसके बाद फिर ये ड्रग बनी जाती है उधर से ये आती। तो ये सारी उस जमाने से मुझे याद है कि जब FAR में था तो हमने वर्ल्ड बैंक से कहा था कि यार हमें बताएं कि ये पहले कितनी एक थी स्मगलिंग, और ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने उस वक्त कहा था कि पहले 2 बिलियन थी और अब ये 500 मिलियन हो गया। 1/4 3/4 तो खत्म हो गई थी ना, तो अब फिर वो उसी तरह आ गई है। तो ये वी फील कि ये स्मगलिंग भी खत्म हो जाएगी, जितना हम कट करेंगे ये टैरिफ, कोई नुकसान नहीं होगा। ये उसमें से जो स्मगलिंग खत्म होगी, जो ब्लैक इकोनॉमी खत्म होगी, बल्कि हमारा पिछला एक्सपीरियंस था कि हमारा रेवेन्यू ये जब वो 93 से 97, 8, 9 3-4% बढ़ता था। अब और फिर जब वो एक रिफॉर्म्स पहुंचे तो रेवेन्यू जो है 11-12%, 13% बढ़ता था। तो हमारा यही ख्याल है, और ये पाइड और आपकी जो स्टडी थी उसकी पाइड अभी शुरू की, फिर वो साथ प्राइम नहीं प्राइम ने शुरू की, और ये सारा होगा। तो इन्होंने एक स्टडी की और पता नहीं इन्होंने एनालिसिस किया, बताते नहीं है किस तरह सीक्रेट एनालिसिस किया, लेकिन इन्होंने कहा जी कि अगर आप ये ख़त्म कर दें दोनों ये रेगुलेटरी और पहले साल में ही आपका नुकसान नहीं है, उल्टा रेवेन्यू में फ़ायदा हो। बल्कि सॉरी मैं आपकी बात को कर अभी जो बजट आया है ना, उसके अंदर जो फ्यूचर रेवेन्यू कैलकुलेशन की है कस्टम ड्यूटीज़ की, वो इन्हांस्ड है, यानी विद द रिडक्शन इन द टैरिफ्स। तकरीबन हमने देखा था, फैसल रशीद साहब हमारे साथ आज हैं, इज़ अ TFM एंड बजट एक्सपर्ट। अच्छा, मेरे साथ ही नेशनल असम्बली को भी हम ब्रीफिंग दे रहे हैं आजकल ये पोस्ट बजट। तो तकरीबन 300 बिलियन रुपीज़ के एडिशनल कस्टम ड्यूटी है इस वक्त 25-26 के बजट में। और ये सवाल कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने भी किया कि जी ये किस तरह हो रहा है ना, मतलब हाउ डज इट। अच्छा, एक सवाल आज भी हुआ था वो गाड़ियों के हवाले से, और कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि जी हमारी जो गाड़ियाँ ना, लग्जरी गाड़ियाँ, ये तो बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप मेक श्योर करें, एड्रेसिंग द मिनिस्टर एंड द चेयरमैन, एवरीवन वाज देयर, कि जी ये तो नहीं होना चाहिए, बाकी अब जो मर्जी कर लें। हमारी सोसाइटी में ये भी है ना कि जो लक्ष्य की डेफिनेशन है, अब वो ये फॉर एग्जांपल टीवी है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, ये वो है। अब अमीर लोगों के सबके पास है, वो कहते हैं ये गरीब, ये जो स्वीपर है, इसके पास क्यों आ गया फ़ोन, इसके पास टीवी क्यों आ गया, यू नो ये समहाउ बाकी दुनिया में कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं, एवरीबॉडी हैज़ इट। और बिकॉज
सबके पास है, सो चीप। और मेरे बेटे तो रहते हैं बात, तो मैं उनको कहता हूँ यार ये तुम कभी लॉक भी ठीक करने गए, चाबी इधर छोड़ के चले जाते हो डोर के पास। कहता है वो क्या लेके जाएंगे, टीवी शीवी तो कोई नहीं लेके जाता, और क्या लेके जाएंगे। यू सी दैट्स हाउ इट इज। लेकिन हमारी सोच होती है कि गरीब के बच्चे के पास ना कंप्यूटर आए, वो लक्ष्मी हो गया, ये चीज लक्ष्मी हो गई, वो चीज लक्ष्मी हो गई। तो और दूसरा, दुनिया में आप देखें तो इसीलिए लोगों ने कस्टम ड्यूटी वगैरह को बहुत नीचे किया, क्योंकि गरीबों को बहुत हर्ट करती है कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स जेब से जाता है, ये अमीरों के खिलाफ है। कस्टम ड्यूटी जो है, ये जो ट्रम्प कर रहा है वो ये कर रहा है ना, वो अमीरों को कहता है मैं आपको टैक्स माफ करता हूँ, हाँ। और ये सारे इससे डायरेक्ट से कर, टैक्स करो। उससे तो कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि IMF अपन के डेरिवेटिव होता है इन मामलों में, आई में जितने भी IMF की रेवेन्यूज हैं, और ये अगर आपके कम करेंगे तो ठीक है, वो जो होता है ना कि आपने ये एक चीज जिस कम की तो वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, ठीक, ये ऑफन डोंट बाय, देखिए वो फिर एक लिबरल भी हो जाएगा। तो अब इस तरह के कुछ उनसे आया कुछ? नहीं, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। जो आखिरी हर्डल जो हमारा था ना, कि उन दिनों, ये पिछले हफ्ते की बात है ना, कि IMF ने रोक लिया। उन्होंने पहले तो उन्होंने एग्री किया था, ठीक है आप अगर ये कर रहे हैं तो अगर 200 बिलियन तक कस्टम टैरिफ का लॉस है तो वो तो करीब 200 बिलियन भी नहीं मान रहे थे, इवेंचुअली 200 बिलियन का मान गए। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ये चीज़, उन्होंने कहा ये तो 250 बिलियन होगा, इसको कम करें, 200 बिलियन पे करें, दोबारा कैलकुलेट करें ये वो। फिर वो फाइनली उनको खैर एक तो कम भी की हमने, जो जितना रेडिकल था उसको थोड़ा कम किया, और उनको फाइनली आई थिंक उनको थोड़ा वर्ल्ड बैंक ने समझाया कि यार ये पहली दफ़ा कुछ अपने खुद से ये रिफॉर्म कर रहे हैं, आप क्यों मक्के के रास्ते में बैठे हैं बद्दू बन के, करने दें इनको। फिर इवेंचुअली एट अ वेरी हाई लेवल दे एग्रीड कि ठीक है करें। हाँ, रोका उन्होंने, फुल कोशिश की आखिर में। सो दे वर अपोजिंग। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, ये पार्लियामेंट हाउस की मीटिंग थी, नेशनल असेंबली की मीटिंग थी, कि 7,000 टैरिफ में से 4,000 टैरिफ लाइंस पे अब जीरो हो गया। तो विच इज अ ह्यूज चेंज, आई थिंक, एंड ही वाज टेकिंग वेरी प्राइड इन मेकिंग दैट स्टेटमेंट कि इट्स नॉट अ स्मॉल चेंज, इट्स across board. इससे मुझे याद आया कि besides the prime minister, the other person who's relatively very liberal and who understands के, because he, I think वो हॉलैंड में रहे, सिंगापुर में रहे, इधर उधर रहे, उनको पता है कि ये जो लोअर जो ट्रेड is the real thing to get rid of poverty, और ये सब चाइना ने, इंडिया ने, जिसने भी पॉवर्टी रिड्यूस की है थ्रू ट्रेड ही की है, तो उसने भी फुल सपोर्ट दिया है। क्योंकि जब पहली मीटिंग हुई हमारी, उसके बाद चेयर तो वो कर रहा था, तो हमेशा ये लोग खोल बैठे थे दोबारा कि जी ये हो गया, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हम ये वो दे रहे हैं आपको प्रेजेंटेशन, ये फानी इंडस्ट्री को तो 50% तो डिसएडवांटेज है, इसका 50% तो रहने दें टैरिफ। तो लेकिन उसने कहा यार ये जो पहले डिसीजन हो चुकी है उनको मैं रीओपन नहीं करने दूंगा। वो ऐसे की बात कर, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर से डिसीजन हो गई है मैं उनको रीओपन नहीं करने दूंगा, ये आप रीओपन करने उसके उधर जाए, ऊपर जाए, और ये डिसाइड हो चुकी चीज़ें। तो ये भी कुछ चीज़ें रखी हैं कि जो कि वो जो कह रहे थे ना कि वापस आ जाता है, तो ये चीज़ सेफ गार्ड रखी। अपने ये बात कर रहे थे अभी ट्रम्प की बात, तो ट्रम्प आजकल बड़ी जिक्र करते हैं, जब भी करते हैं सबका भी बात कर रहे हो कि they're going to be opportunity. How exactly their Pakistan expert? बात ये है ना कि US frankly is the world's biggest importer. China is the biggest exporter. उनका 1 ट्रिलियन का सरप्लस है, और US का 1 ट्रिलियन का वो डेफिसिट है। हर कंट्री के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है। अब वो हर कंट्री को प्रेशराइज कर रहा है कि भाई ये ट्रेड डेफिसिट कम करो। पाकिस्तान के साथ तो उसका 3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हम 5 बिलियन उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें 2 बिलियन करता है। तो उसे कहा कि अच्छा फिर इसमें आप क्या करेंगे, आप हमें बताएं। तो यू सी आई एम अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी। तो मैंने कहा यार पहली बात तो ये है कि ये देखें जो US से आपको आ रही हैं चीज़ें, आप अभी तक जो मंगा रहे हैं US से, वो एक कॉटन मंगाते हैं, सोयाबीन मंगाते हैं,
वैक्सीन मंगाते हैं, कुछ क्या कहते हैं जहाज वगैरह, कुछ एयरक्राफ्ट, कुछ टेक्निकल कंप्यूटर वगैरह से। मैं कहा इस पे हमारी पहले से ड्यूटियाँ कम है। ऑन द अदर हैंड यूएस वगैरह में, डेवलप कंट्रीज में और किसी चीज़ पे ड्यूटियाँ नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है सारा टैक्स। सो ये जो है ना हिस्टोरिकली चल रहा है ये टेक्सटाइल क्लोथिंग वगैरह पे। तो मैंने कहा पाकिस्तान एक्सपोर्ट ही वो करता है, हमारे ऊपर उनकी 15-17% ड्यूटी है, तो हम उनके साथ कर देंगे, ठीक है यार, हम एफटीए भी करने को तैयार है, आप भी हमें जीरो दें, हम भी आपको, क्योंकि उनकी जो चीज़ें आती है ना यहाँ उस पर है ही नहीं ड्यूटी। खैर एफटीए तो नहीं होगा, लेकिन हमने एक किस्म का ऑफर किया कि हम उन पे रिड्यूस कर सकते हैं उन ड्यूटीज, उनकी ड्यूटीज को। तो लेकिन आजकल वो बाकी पॉलिटिक्स कोई पता नहीं, पाकिस्तान के पिछले कोई महीने दो से बड़ी लॉटरी निकली है कि पता नहीं जो कुछ हमने वो पता नहीं वो 10 मई को कुछ किया है या उसके बाद ये जो भी हुआ है। एक तो मेरा ख्याल है उनको दुनिया को लगता था कि इंडिया बहुत शाइनिंग बहुत शोर करता है, सुनता नहीं है। जब यूक्रेन पे भी हुआ ऐसे दुनिया जान का तेल दिया, उसे किसी को सुनता नहीं था, जो मर्जी करता है। तो दे वर आई थिंक वेरी हैप्पी पाकिस्तान ने जो किया है। तो अभी मैं आई वाज सरप्राइज कि मैं कल तो परसों पढ़ रहा था कल पेपर में कि वो मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, उसने ऑफर किया कि नहीं, उसने कोई नमाज पढ़ के निकल रहा था तो प्रेस वाले से बात कर रहा था, तो उसने आउट ऑफ ब्लू कहा कि यार ये जो अगला हमारा समिट हो रही है आसियान लीडर्स की, तो उसमें वी विल आल्सो डिस्कस कि पाकिस्तान को हम अपना डायलॉग पार्टनर्स बुला लें। अच्छा हाँ, और ये हम 93 से हमने अप्लाई किया होता, इंडिया ने उसके बाद कहाँ जाके उनके साथ एफटीए भी कर लिया, 120 बिलियन का ट्रेड भी है, और हमें वो डायलॉग पार्टनर नहीं, लेकिन अब खुद ही उन्होंने कहा कि कर रहे हैं। तो हर तरफ इस वक्त पाकिस्तान मलेशिया चेयर है आसियान। हाँ, तो वो कल एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के पास, तो मैंने कहा जी अभी ये मौका है कहीं पहले हम कोई एफटीए नहीं कर सकते थे किसी कंट्री के साथ। क्यों, क्या होता था, हम जैसे ही ये करते तो अखबार में आ रहा है कि आज टर्की के साथ हो गया फाइनेंस, ये सारा नॉमिनल फ्रॉड था, क्योंकि टर्की के साथ हमने कोई 2005 में शुरू किया, 2020 में खत्म किया, और किया क्या 2% टैरिफ लाइन, जो एफटीए होता है ओवर 90% टैरिफ लाइन, 2% टैरिफ लाइन किया हमने उनको। कुछ चीज भी कंसेशन देने को ओनर रिटर्न का अगर आप नहीं देते तो हम भी नहीं देंगे। अब क्या होता था कि पहले हमारा ये जो एफटीए बनता ड्राफ्ट जाता था पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, वो कहते हो ये तो हमारी इंडस्ट्रियाँ तबाह हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा, वो सब निकाल देते थे। फिर वो एफपीआर के पास वो कहते रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। हम वैसे ही वो हमारा जो होती है ना एक्साइज इन फर्टिलिटी, आज उधर हमारा डेलीगेशन जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और एक्चुअली कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब जब हम ये टैरिफ से नीचे कर दें, तो अब हमारे पास बड़ा मौका है कि हम दुनिया के साथ जाएं। जिस तरह वियतनाम ने क्या किया, वियतनाम ने जब ये लड़ाइयाँ जीत गया सारा, कोई फ्रांस को भी हरा दिया, अमेरिका को भी हरा दिया, और लेकिन जब कोई 80s मिड 80s की, तो उन्होंने कहा यार हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है, पत्ते खा रहे हैं, और हमारा जो थोड़ा बहुत ट्रेड बुल्गारिया के साथ वो 50 भाई टोटल उनका ट्रेड था 500 मिलियन। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा। पहली बात तो ये है कि बस हमारी सब लड़ाइयाँ खत्म, ऑल वर्ल्ड इज फ्रेंड विद अस। हम बस अमेरिका के साथ जो हो गया सो हो गया, फ्रांस के साथ उसके साथ, चाइना के साथ, सबसे सैंक्शन लगे हुए थे। उन्होंने कहा बेशक लगाओ, लेकिन हम आप सबके साथ सुलह करना चाहते हैं, हम आप सबके साथ फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा अपने रीजन में करना चाहते हैं। अपने रीजन में उन्होंने सर्व किया। अब उस वक्त शायद मैं तो बिजी हूँ, मैं तो इधर तकरीर बिजी है। ओके अच्छा ठीक है, होप राइट। अच्छा तो वियतनाम का देखें, हिस्ट्री ट्रेस करें तो 86 में उनकी जब वो कमेटी बैठी, तो उन्होंने जब ये डिसीजंस किए कि हम इस तरह ओपन कर रहे हैं कंट्री को, ये स्टेट एंटरप्राइजेज, तो उनके 500 मिलियन का था, तो हमारा उनसे 3 गुना एक्सपोर्ट थी। 95 में हमारा 5 बिलियन हुआ, तो वो भी 5 बिलियन पहुंच गए। अब जो है हम 5 बिलियन से हम 30 बिलियन पहुंचे हैं, वो 5 बिलियन से 400 बिलियन पहुंच गए, कि उन्होंने ओपन किया सारा कुछ। सारी दुनिया ने अपनी इंडस्ट्रियां वहां लगाई, इन्वेस्टमेंट आई, उन्होंने कोई किसी किस्म का। अब जब ट्रम्प ने उनको कहा ना कि ये इतना टैरिफ, उन्होंने कहा जी अच्छा 0 for 0 करते हैं, हम सारा टैरिफ 0 करते हैं, आप भी 0 करें। अमेरिका भाग गया, क्योंकि वो इतने कॉम्पिटिटिव हो गए। तो ये अगर हमारी सोच आ जाए ना, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये तो इस कमरे में इसी तरह के लोग इकट्ठे होते हैं ना, इस तरह की बातें करते हैं। राइट जी फैज।
मेरे ख्याल में सर एक हमारा एक्सपीरियंस ये है कि पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका इंसेंटिव टू वर्क हार्ड काफ़ी लिमिटेड हो, सो दे एक्चुअली प्रेफर के इंक्रीमेंटल चेंजेस ला के पॉलिसीज़ को चलाते रहने, और उसी की वजह से जो चीज़ें पहले गलत होती हैं वो आगे भी गलत चलती रहती। और एक एडवर्सिटी के टाइम पे शायद वो दे आर एक्चुअली फोर्स्ड कि वो सोचें कि इसके बारे में क्या करना है। मेरे ख्याल के जो करंट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज पाकिस्तान फेस कर रहा है या फिर मतलब IMF की तरफ से प्रेशर फेस कर रहा है, इसकी वजह से भी की पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ रहा है कि हम कुछ करें। तो आई थिंक दैट शुड ऑल्सो हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट। या बिकॉज गवर्नमेंट ने कह दिया, यार हमें बहुत शर्म आती है, दिस वुड बी द लास्ट, ये मस्ट बी एट द बैक ऑफ देयर माइंड। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का ये हुआ, बिकॉज आई माई सेल्फ सर्व्ड एज ब्यूरोक्रेट फॉर ज़्यादातर तो मैंने बार डेपुटेशन रहा, लेकिन फिर भी मैं आता रहता था, अपनी नौकरी रखी हुई थी। तो ये जो स्पेशली जो टाइम आया ना पिछले कोई 10-15 साल, ये जब नैब ने बहुत ज़्यादा पकड़ दक्कड़ शुरू की, क्योंकि उन दिनों अली की याद होगा, मैं वो उसका LNG का LNG के चेयरमैन था। तो हमारे भी वो खाकान अब्बासी को पकड़ के ले गए, हालांकि भी जो आई वॉज एन इनसाइडर, हमने एक पैसे की बेईमानी नहीं की, और वो एक सिंगापुर की एक कंपनी थी विच इज़ द मोस्ट रिप्यूटेड, द मोस्ट टॉप कंपनी, वो हमारा एक एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा हम उसको देते थे, पैसे $3-4 लाख देते थे उसके, लेकिन वो सारी चीज़ें वट करके बताते थे कि ये कोरिया को कितने में मिला, किसको कितने, तो और वो उससे हमें बचत बहुत होती, क्योंकि जो साइन करते तो बिलियंस के होते थे, तो ये से और बल्कि इंडिया ने रेस किया था कतर के साथ कि पाकिस्तान को कैसे ये रेट मिल गया और हमें नहीं मिला, लेकिन हमारे लोगों ने पकड़ के सबको उसको खाकन बाजू CEO को वो उस पर लगा दिया, ECL पे हमारा दूसरा बोर्ड मेंबर था, वो चीफ सेक्रेटरी पेट्रोलियम, उसको अप्रूवर बना दिया, ये वो मुफ्ता इस्माइल को भी इस्माइल को भी रखा। तो ये अनफॉर्चुनेट, उसके बाद जो है ना कोई बंदा किसी चीज़ को साइन करने पे तैयार नहीं। ये अब आके इसीलिए इन्होंने जो SIFC बनाई है ना कि जी फौजी बैठे उनको कोई नहीं पूछेगा, तो इसलिए ये कुछ काम चला आगे। SIFC के साथ भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन कोई इस तरह की? Frankly, I was not involved in that, but these things are all in one way or the other approved by SIFC. I think they were briefed and they kind of cleared it. उनके कुछ कंसर्न्स थे वो क्लियर पे। एक और मतलब एक टैरिफ रिफॉर्म्स के लिए अच्छा मौका भी है, क्योंकि हमारा जो डेट सर्विस बर्डन है वो काफ़ी साल कम हो गया है। हमने तकरीबन लास्ट ईयर हमारे बजट का 60% हम डेट सर्विसिंग पे लगा रहे थे, इस साल को 47% हो गया। तो इससे और अगला साल में और मज़ीद कम होगा, यानी जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया इन रियलिटी वो उससे भी कम डेट सर्विसिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। हाँ, साथ तो GDP वो तो इस लिहाज से भी ये थोड़ा एक अच्छा मौका है। इसके साथ ये भी है ना कि वो जो डेट होता है ना, मतलब कि वो अल्टीमेटली तो इन टर्म्स ऑफ GDP होता है कि अब कितनी बड़ी इकोनॉमी, अब सेठ मंशा को नहीं फर्क पड़ता, उससे 10 अरब ले लिया, हम 10 करोड़ भी ले लें तो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो पाकिस्तान का 5 साल पहले देखें 2020 में हमारा डेट टू GDP रेशियो कोई 80% था, ठीक है, अब करते करते इस साल 70% या उससे थोड़ा सा कम 65 हो गया, इस साल 65 हो गया, जो 22 नंबर्स आए हैं वो 69 है। 69 है मेरा सिखाई, हाँ 69 है ये। थैंक यू जी। कामरान ब्लूमबर्ग से हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब, आप जैसे रिफॉर्म्स के हवाले से बात भी, जब टेरिफ लाइन्स आप कम नीचे खुदाते हैं तो दैट मीन्स के इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो गए। ठीक ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल हाँ जब इम्पोर्ट ज्यादा हुई, हमारा जो मुल्क है उसका एक सबसे बड़ा मतलब टॉरिक रिजर्व्स है, टॉरिक रिजर्व, ठीक है, डिप्लीशन शुरू हो जाती है, एंड देन करंट अकाउंट डेफिसिट का जो एक मसला होता है। सो इस सूरत हाल में आप किस तरह, और जैसे वियतनाम की आपने बात की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई और जो इंडस्ट्री लगी वहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे अगर टोयोटा आई यहाँ पे तो उन्होंने लोकल मार्केट को कैटर। सो इस सूरत हाल में वियतनाम से कंपैरिजन, डू यू थिंक इट्स दिक्कत है वो? सेकेंडली ये ट्रेंड जी, बात ये है कि इफ यू टेक टुडेज वियतनाम
एंड उसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज वो अब 400 बिलियन के एक्सपोर्ट हो गए, उन्हें पॉवर्टी रेट उनका कोई 70% था, अब करते करते 1% रह गया। तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का क्या है कि हमने ये रेगुलेटरी ड्यूटीज लगानी शुरू की 2008 से, फिर 2014 से हमने एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और हमारा ख्याल था कि हम ये अपना ट्रेड बैलेंस को ठीक करेंगे, उतना ही ख़राब होता गया, क्योंकि इम्पोर्ट्स हमारी का स्ट्रक्चर इस तरह है कि वो बढ़ती गई। कि किस तरह बढ़ती है, हम कहते हैं जी हमने गाड़ी बैन की हुई है, लेकिन गाड़ियों के जो कंपोनेंट्स हैं, किट्स हैं, तो वो सारी आती जाती है। इस तरह मोबाइल फोन्स, वो जी इस पे बंद किया हुआ है, लेकिन इसके अब बिलियंस में है, क्योंकि वो 3 हिस्सों में लाते हैं, यहाँ के जोड़ते हैं, उनको जीरो पड़ती है, और उसको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है, उनको बड़ा फ़ायदा होता है कि वो इसी मार्केट में बेचे, बाहर ना कर। इसी तरह गाड़ियों का, इसी तरह एयर कंडीशन का, तो हमारी इम्पोर्ट जो है ना, वो तो वैसे ही बढ़ती जा रही है। और अगर ये हम इसको तो और दूसरा ये है कि फ्रैंकली हमारा टोटल जो है ना, टोटल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बना के ना, और जो भी उन्होंने इंटरनेशनल रैंकिंग की हुई है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान का ये जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है अबाउट 28% है। अब वो दैट इज लेस देन 30%। मेरा ख्याल है ये जो बड़े कंट्रीज में, एक पाकिस्तान है, एक नाइजीरिया है, और एक इसके साथ अर्जेंटीना। तो इसी तरह ये जो कंट्री सबसे पहले आईएमएफ के पास गए होते हैं। तो इम्पोर्ट्स जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, बिकॉज अपने कंट्री में जिस तरह गर्म सोचते हैं ना, पहले तो कॉटन होती थी, अब वो भी नहीं है, थोड़ी सी कॉटन है ना। तो अपने कंट्री में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ आएगी, उसको वैल्यू ऐड करेंगे, उसको भेजेंगे, तो उसी तरह चलेगी। और दूसरा इम्पोर्ट कोई 25 करोड़ के मुल्क में, और आप इम्पोर्ट का वैसे एनालिसिस करें ना, तो आपकी ज़्यादातर वो पेट्रोलियम एनर्जी है, इस तरह की चीज़ें। तो कोई इस तरह, दूसरा ये है ना कि आप अगर जिस तरह पहले पाकिस्तानी बाहर कोई जाते थे, तो वो कहते थे यार ये भी उठा लो, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ भी फ्री तो नहीं बन रही होती ना, एटलीस्ट यू पे समथिंग एंड देन यू गेट देम। तो इस तरह अगर और दूसरा ये है कि आप कुछ चीज़ें आने दें, लोगों को ये चीज़ की बात कर रहे थे, इस तरह कोई लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, दे लाइक ए स्पेशल चीज़, या कोई इस तरह उसके आपके टूरिस्ट बहुत सारे काम। तो वो सारा कुछ देखा है, जो कंप्यूटर सिमुलेशन ने बताया है कि अगर आप ये जो रिफॉर्म्स हैं ये आप करेंगे, तो मेरे पास है फिगर किधर, कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन एक्सपोर्ट इससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और ये एक्सपीरियंस जितने कंट्रीज ने ओपन अप किया है, सबका ये एक्सपीरियंस हुआ है। लगता है यही है जो आप कह रहे हैं। और इसी तरह यही सबको जो है ना, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाले भी यही कहते हैं, सारे यही कहते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट सब यही कहते हैं कि जी ये तो ये हो जाएगा और ये तबाही हो जाएगी, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है। जी मेरा ख्याल में ये जो सवाल था, आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं, दैट इज द क्वेश्चन एवरीबॉडी आस्क्स। लेकिन the way you sequence your reform can actually preempt this concern. अगर आप इनपुट्स पे ओपन अप कर रहे हैं अपनी टैरिफ्स को, तो उसका मकसद ये नहीं होगा कि आप यहाँ कंजम्पशन बढ़ाएं। इनपुट्स जो एक्सपोर्ट में इस्तेमाल, जो इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल हो रही है, पहली स्टेज पे आप उन्हीं को करते हैं, आपको मतलब आपका कंसर्न कम हो जाएगा कि इससे एक्चुअली हमारे बैलेंस मजीद खराब का कार उसी तरह रहे हैं। लेकिन जब तक आप फिनिश प्रोडक्ट्स कम नहीं करेंगे ना, और ये लोकल इंडस्ट्री को उनको ज़्यादा फ़ायदा इधर से मिलेगा ना, 30-40%। वो को गाड़ी का कह रहा था, हवल गाड़ी 20 लाख रुपया, और अब वो बाहर एक्सपोर्ट अब ये करते हैं 2-4 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट, लेकिन वो कोई इतना प्रॉफिट कहाँ होता है। तो जब तक आप ये फिनिश प्रोडक्ट्स भी नहीं करेंगे और इनको कुछ कंपटीशन देंगे, तो ये सारी उम्र नहीं करेंगे। आप कुछ कहें जी बात। ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, ये कंप्यूटर से रिलेटेड रिलेशन जो है, ये इसके मतलब आम बंदे के लिए तो इसकी समझ ही है, लेकिन जो टेक्नोक्रेट्स हैं ये यूजुअली मिसेस एट फूल टू कन्विंस देम कि भाई ये आपका मॉडल है, या तो मॉडल में या टूल में गलती लगा लें। तो ये एक्सरसाइज हुई है इस तरह, या बात ये है कि उसको दी भी नहीं है। नहीं, वेरी राइट, गुड क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने ये जो मॉडल है ना, जो वर्ल्ड बैंक के पास लेटेस्ट है, वो कहते हैं कि ये 141 कंट्रीज यूज करते हैं, सारे कंट्रीज। और पहले हम ज़्यादातर यूके से पूछते थे, तो यूके ट्रेड बढ़ो, कहते हैं जब से ब्रेक्जिट हुआ तो हम सारा वक्त इसी काम पे लगे रहते हैं कि भाई हम किसके साथ अगर ये कर लें, एफटीए कर लें, तो फ्रांस जगह कर लें। तो वो ये जो है ना, ये बड़े ट्रस्टेड मॉडल है। 141 कंट्रीज में ये यूज हो रहा है, दिस लेटेस्ट। और उन्होंने कहा है अगर सब कंट्रीज में काम कर रहा है,
तो हमारा भी होगा फिर कुछ कुछ तो उसमें बात होगी ना, कोई इतने 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 कंट्री जो उसको यूज कर रहे थे। और वो तो एक था ना, फिर गवर्नमेंट के अपने कोई मॉडल्स बने हुए हैं, तो उन्होंने भी ये किया, तो थोड़ा थोड़ा फर्क था उनमें आपस में। जी जी मई जी प्लीज। सो एलाइज वर कमिंग बैक टू द एलाई, तो एक को कंज्यूमर हमारे ऑर्गेनाइज नहीं है, राइट, क्योंकि बेनिफिट तो कंज्यूमर्स को से हैं। लेकिन ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेस ग्रुप्स जो हैं, इसमें अगर आप दो बकेट्स बना लें कि जी सब जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो अपोज कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ ऐसे, एक तो है कि जो जिनको फायदा हो रहा है तो वो उसके सपोर्ट कर रहे हैं, बट आधे सच ग्रुप्स जिनको अगर शुरू में वो हर्ट भी हो रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन कम हो रहा है, लेकिन दे आर स्टिल सपोर्टिंग, ऐसे ग्रुप हैं। तो किस तरह से हम मजीद ये बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वो बात ये ना कि एक तो जिन लोगों को जरा कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ ना तो वो तो बहुत शोर करते हैं, जिनको फायदा होता है वो चुप करके बैठे हुए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी आप इंपोर्ट देखें तो तकरीबन 70 बिलियन या 75 बिलियन के करीब है, और इंपोर्ट जो है 32-35, मतलब वो तकरीबन हाफ है। वो एक्सपोर्ट में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है, इंपोर्ट में कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड है। और फिर उसके साथ ये सारे स्मगलर्स ही मिल जाते हैं। अब ये सबसे ज्यादा खप पिछले दिनों पड़ी जो, तो ये पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स के प्रोड्यूसर, उन्होंने लाहौर से इधर उधर से बड़ी खप डाली। तो उसमें मेरा एक आर्टिकल लिखा, मैंने कहा यार ये ठीक है, लेकिन हमें तो हर एक का ख्याल करना है। तो इन्हीं के भाई कुछ कराची चैम्बर कह रही है कि भाई इतनी ज्यादा आपका टैरिफ है कि इस वक्त वो कहते हैं कराची में ये हाल है कि 20% जो लोकल प्रोड्यूसर का शेयर है, 20% इम्पोर्टर्स का है, और 60% स्मगलर्स का है। तो ये उन्होंने कही उसने 60% फिगर दी, और कस्टमर ने एक्स्ट्रा कराई, उनका भी यही आया कि 59% की ये स्मगलिंग शेयर है। उन्होंने तो एक्चुअल सर्वे किया ना तुरानुष्कानों का, तो वो भी मिल जाते हैं, उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि ड्यूटियाँ नीचे ना आए किसी तरीके से। एक और मेटल में फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, जब आपकी ड्यूटीज हाई होती है तो फिर कस्टम्स में जो करप्शन पड़ती है में वो भी मुल्क को बहुत नुकसान होता है, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेस। जिससे फॉर्म का एक बाई प्रोडक्ट ये भी होगा कि आपकी वो करप्शन भी कम हो जाएगी का ख़त्म भी। जी, जो हमने वो जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन जो प्राइम और पाइड ने बनाया था, उसमें फॉर्मर चेयरमैन भी थे एफपीआर के, और उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि सबसे ज़्यादा अगर करप्शन होती है तो वो यहीं पर होती है। उनका एंगल ये था कि आप कुछ लेते हैं ना, आप जिस तरह सेल्स टैक्स पहले लेते हैं, फिर उसको एडजस्ट करते हैं, वो जब एडजस्ट करने जाता है तो उसका कोई परसेंटेज आप लेते हैं, उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, वो भी 5% को 10% आप सुन लेते हैं, तो ये करप्शन। लेकिन एक और बात थी कि 2-3 महीने पहले वो जॉर्जिया के फाइनेंस मिनिस्टर आया था, वो इंटरेस्टिंग बात ये कर रहा था, कहता है जब हमने उधर रिफॉर्म शुरू की तो वो जो रैंकिंग होती है तो करप्शन में हम कहते हैं हम उस रीजन में नंबर 1 थे। फिर हमने बड़ी रेडिकल जैसी कस्टम्स की और इनकम टैक्स की, और ये हमने लोएस्ट रेट सारा 10% कर दिया, और इस तरह कस्टम ड्यूटी। कहता है अब जो सर्वेज आते हैं तो हम ऑनेस्टी में नंबर 1 है। तो ये चीज़ें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग तो यंगस्टर्स हैं, लेकिन जब जिस ज़माने में ये टेलीफोन नहीं होते थे, हम जाते थे, वो इतनी बड़ी करप्शन का डन होता था, उसका कनेक्शन लेना। अब नोबडी नीड्स टू करप्ट एनीबॉडी। इसी तरह एक वो होता था नेशनल बैंक, उससे, और फिर ये बैंक सारे नेशनल होते थे, मतलब गवर्नमेंट के होते थे, जाते थे लोग खूब उनसे अरबों रुपए लेते थे, और फिर बैंक्रप्सी डिक्लेयर करते थे, और फिर राइट ऑफ भी खुद ही करते थे। अब प्राइवेट आ गया तो कुछ भी नहीं हो रहा है इस तरह की चीज। आई थिंक इसकी लिंकेजेस जो है सिर्फ इस करप्शन से नहीं है, बल्कि मतलब हर आदमी को पता है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल जो ऑटो पार्ट्स के लोग ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान, वो सब वहाँ पे उस इंडस्ट्री में नॉर्म ये है कि आपने ड्यूटी चोरी करके सामान इंपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आप पूरी ड्यूटी पे करेंगे तो आप कभी भी कंपेटिटिव बेच ही नहीं सकेंगे बिल्कुल। तो ये इसी तरह दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन करप्शंस की वजह से जो इकोनॉमी में डाउनवर्ड लीकेजेस हैं, जो आपकी कंजप्शन है उसमें बेसिकली या प्रोडक्शन से कंजप्शन हो रही है या फिर आपकी इंपोर्ट से होगी।
सो जब ये इंपोर्ट से आगे चीजें फ्लो करती है तो क्योंकि अभी करप्शन है तो चीजें सही तरह डॉक्यूमेंट नहीं होती और उसकी वजह से आप डाउनस्ट्रीम इनकम टैक्स के भी लॉसेस फेस करो। ठीक। अगर इशे एक्चुअली ठीक हो गया तो आपके दूसरे प्रॉब्लम्स भी काफी हद तक वेरी गुड पॉइंट। यही हमारा जो पिछली जो शुगर रिफॉर्म हुई थी ना, ये हुआ था कि वो एकदम हमारा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह की इनकम बढ़ गई थी, एक्टिविटी बढ़ गई थी, हाँ। जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई थी। डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया होता है। और एक और फाइनल, सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, मैं तो कहता हूँ फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। मैं ये 2003-4 की एक और एग्जांपल देता हूँ। उन दिनों ये बैंकिंग रिफॉर्म्स और ये हुई थी जब ओपन किया था बैंकिंग सेक्टर। उससे पहले सारे नेशनलाइज थे, फिर ये जब प्राइवेट आए और इसी तरह भी लोगों का कंसर्न था ये पैसे जाएंगे वो, लेकिन और ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और वो उस वक्त उन्होंने निकाले भी लोग, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी ठीक हो गई, बैंक्स बिकेम फार मोर एफिशिएंट। इस तरह टेलीकॉम का हुआ। तो या इसी तरह ये अगर जिस तरह भी पिज़्ज़ा की बात कर रहे थे, इस तरह मैकडोनल्ड आए तो नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। हालांकि इट्स वेरी सिंपल, लेकिन वो जब तक कंट्री में नहीं आता है, अब सारे बाकी कंट्रीज भी, बाकी जो रेस्टोरेंट वो भी साफ सुथरे करने लगे, पहले गंद होता था। तो ये जो चीज़ें आती हैं उससे आदमी की प्रोडक्टिविटी, अच्छी मशीन आएगी तो आपके अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे। और वो जो हम कंज्यूमर्स की मतलब कंजम्पशन की अक्सर बात होती है ना कि कंजम्पशन की कंज्यूमर इज द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी, बेसिकली वो प्राइस सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं और उसको ट्रेंड भी सेट करते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं। एक कोई अगर और पॉइंट नहीं है, एक लास्ट पॉइंट इफ यू अलाउ मी, आपने कर ली ना मैंने कर लिया। आई थिंक एक so first of all I would like to thank Dr. Manzoor for engaging in a very candid conversation. I think that's very important, very learning. एक चीज मेरा ख्याल है, मैं एज हेड ऑफ एन इकोनॉमिस्ट, वो ये है कि एक्सचेंज रेट रिजीम हैज आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कर्बिंग। जो आपने पीएमएलएन की पिछले दौर की बात की, उसमें एक्सचेंज रेट को फिक्स किया गया था और उसकी बड़ी हैवी कॉस्ट पे गई, पे हमने की फॉरेक्स के जरिए, और उसका भी एक रोल रहा है। अदरवाइज अगर ये ओपन रहता मार्केट तो वो फिर हमारा करंट अकाउंट भी उस तरह एडजस्ट होता है, लेकिन वो हमने अलाउ नहीं किया तो हमारी बहुत एक्सचेंज रेट बड़ा अप्रिशिएटेड रहा। और फिर उसके नतीजे जो आप बहुत साल तक कुछ रिफॉर्म ना करें और एकदम उसको जब करना पड़े तो सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। वो जो एग्जैक्टली हम कई एपिसोड इसके देख चुके हैं कि 2019-20 में जब रुपये बिल्कुल फॉल हो गया था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी मुझे तो अखबार पढ़ के पता चला कि इतना रुपया हमारा गिर गया। तो वो एक नतीजा था कि आपने अगर साथ साथ ना करेक्शन कर रहे हो तो एक मैं ख्याल है इस वक्त अच्छी बात यह है कि इस तरह की कोई वो नहीं है, पॉलिसी नहीं है, और कमिटमेंट भी बड़ी क्लियर है कि स्टेट बैंक की रिलेटिव ऑटोनॉमी भी है और उन चीज़ों को वो अब ज़रा कंट्रोल नहीं कर रहे। यानी कि इस्लामाबाद में बैठकर आज भी वो फाइनेंस मिनिस्टर भी यही कह रहे थे कि ये डोमेन अब हमने स्टेट सेंट्रल बैंक को छोड़ दिए हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन, which I hope that I will take that word कि it's very important। वो जो हमें import export की competitiveness की, trade volume को increase करने की और eventually export को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके अंदर exchange rate will be central। So while we are liberalizing the imports, I think any pressure on the current account will be adjusted through an open exchange rate as well। So my point is कि this is one crucial reform, but we need also other things to sink in with। इसके साथ छोटी जैसी बात है, सॉरी, ये जो एक और बहुत बड़ी रिफॉर्म मेरा ख्याल इन अ वीक और सो सब वो कैबिनेट्स हो सबसे थ्रू हो गई है कि जितनी हमारी फालतू फंड रेगुलेशन है ना, वो एक ओबामा के ऑफिस में बंदा काम कर रहा है, स्कॉट, उसको बैठाया हुआ आजकल से, वो उसने सारी गोल देखा है कि स्टाम्प पेपर का क्या फ़ायदा है या फलानी चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो उसने कोई 77 तो ऐसे ही एग्री करवा लिए हैं सारे कैबिनेट्स वगैरह से कि इनको तो इमीडिएटली ख़त्म करें। तो ये मेरा ख्याल है एक अगले हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा या इस 2 हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा। तो ये रिफॉर्म्स का जो बिजनेस क्लाइमेट करे। अच्छा एक्सेलेंट। ये इस पे काम पाइड ने भी बहुत किया, वो जो रेगुलेशंस के ऊपर, और एक पूरी सीरीज उन्होंने की। आई होप दैट दे आर आल्सो somehow part of that process। ये ना कि एकेडेमिया अनफॉर्चुनेटली वो अपना चलता रहता है, उनको तरीका नहीं आता कि ये रिसर्च तो हो गई है, अब वो किताबों में पढ़ी है, उसको कराना कैसे है। अब ये टैरिफ पे बेशक 100 रिपोर्टें आ जाए, लेकिन कराना कैसे रहेगा। ये थिंक टैंक्स का काम होता है जो
सिर्फ मेरा ख्याल प्रैक्टिकल ज्यादा आप लेते हैं मैं प्राइम आई एम नॉट बिकॉज सिटिंग हियर लेकिन दैट्स व्हाई आई गॉट सो मच एक्साइटेड कि एक्चुअली थिंक्स कि भाई ये तो करना क्या है इसको I think think tanks का एक ये होता है कि think tanks are like a bridge between the academia and the decision makers. जो वर्ल्ड वाइड मॉडल है थिंक टैंक का तो वही है कि वो एकेडमिया नहीं होते, ना ही वो डिसीजंस में होते हैं, लेकिन वो एक कन्वीनिंग पावर की रोल प्ले करते हैं और एक ब्रिज का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं. तो विद दोज वर्ड्स आई विश टू थैंक you and congratulate you and thank all of you for joining this evening.